नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करने जा रहे हैं 22 मई से 24 मई के करंट अफेयर्स। तो 2-3 दिन थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से आपके डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल नहीं हो पाए। आजकल थोड़ा वायरल है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो चलिए जी करते हैं। 22 मई को एक डे मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्यों मनाया जाता है? आपको बायोडाइवर्सिटी तो मीनिंग समझ आ ही गया होगा। जैव विविधता, अलग अलग तरह के जैव जो है उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो अवेलेबल रहे, अच्छा रहे। इसकी जो थीम है वो है आपकी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और इस डे को जो है प्रमोट किया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये कब किया गया? 1992 में सब देश जो है अर्थ समिट के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे जो है आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्टार्ट हुआ। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। वैसे भी 22 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 22 आपकी मार्च को मनाया जाता है वाटर डे। ठीक है, और आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। और ये दोनों डेज जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ और न्यूज़ भी हैं। जो इंडिया है खुद को एमर्ज एज ए बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन, अपने आप को बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन बनाना चाहता है। और याया त्सो जो है वो लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है बनी है। और अंटार्कटिका की बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिस्क पे है, क्योंकि यहाँ पे एक जीव है जिसका नाम है पेंगुइन। ठीक है, वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा 21st सेंचुरी के बाद। ठीक है, तो 2100 के बाद ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने अरिटापट्टी एक विलेज है इन मदुरई, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया है। और कोलकाता जो है पहला मेट्रो स्टेशन बनेगा टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो ये थी कुछ न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैड द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड नॉन नारकोटिक यूज़ ऑफ कैनबिस इन हिमाचल प्रदेश। तो भांग की खेती जो है वो नॉन नारकोटिक, ठीक है, गैर मादक उपयोग के लिए जो है उपयोग में लाई जाएगी भांग। ठीक है, कैनबिस। और बेसिकली ये मेडिसिनल यूज़ के लिए जो है उपयोग में लाई जाएगी। और एक सदस्यों से एक कमेटी बनाई है, उसके हेड जो है बनाया गया है जगत सिंह नेगी को। और जगत सिंह नेगी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके, रेवेन्यू के और एसटी जो है उसके। तो इसमें क्या किया गया कि इनको कमेटी के हेड बनाया गया और इनको जो है उत्तराखंड में अपनी टीम के साथ जो है भेजा गया है। अब उत्तराखंड में जब इनको भेजा गया तो वहाँ पे ये क्या करेंगे? तो उत्तराखंड में एक जगह है, ठीक है, अरोमा प्लांट सेंटर है जिसका नाम है शैलाकुई इन देहरादून। वहाँ पे जाके ये बाकी लोगों से, वहाँ पे जो शैलाकुई में लोग होंगे उनसे बात करेंगे। उनसे बात करके जो कैनबिस है उसकी खेती कैसे की जाती है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, या प्लांट जो है वो ऑर्गेनाइज या स्टार्ट कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी की जाएगी। ठीक है जी। और इस विजिट में जो है एरोमेटिक प्लांट सेंटर के हेड हैं नृपेंद्र चौहान, उनसे भी इन्होंने बात की, इस कमेटी ने बात की और इनसे अलग अलग टेक्निकल एक्सपेक्ट्स जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन भी इन्होंने करवाई थी, और जिससे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। ठीक है, अब जोर क्यों दे रही है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार? क्योंकि जब ये सत्ता में आई थी कांग्रेस, तो इन्होंने कहा था कि हम जो है अपने लिए क्या जुटाएंगे, धन, या मतलब कि स्ट्रांग करेंगे गवर्नमेंट को, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए इनको अपने जो स्टेप्स उठाना चाहती है उनके लिए। तो जब पैसा इकट्ठा करना चाहते तो उन्होंने बोला था कि हम रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें भी जो है वो कैनबिस की खेती की परमिशन जो है वो दी जाए, क्योंकि भांग की खेती कुछ स्टेट में की जा रही है, हिमाचल भी ऐसा करना चाहता है। अभी हाल फिलहाल में 2022 में जो
इसकी मार्केट कैप है वो है 5600 करोड़ 5600 करोड़ की है, और 2027 तक ये मार्केट जो है 15,000 करोड़ जो है वो बन जाएगी। तो इतनी रैपिडली जो है ये इंक्रीज़ करेगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी जो हैं वो ये कमेटी या फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है देख रही है, जैसे आर्ट प्लांट नर्सरी, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक फ्लावर्स जिनसे तेल तूल निकलता है। तो अलग अलग चीज़ों में जो है वो खोज कर रही है जिससे कि आपके फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल की जाए या उससे ज़्यादा की जाए। तो सरकार जो है बहुत शिद्दत से लगी हुई है इन कामों में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माई CM माई प्राइड इनिशिएटिव। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और इसके CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, तो इस न्यूज़ में है क्या कि सबसे पहले तो ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा माई CM माई प्राइड एक योजना है। इसमें जैसे ही आप एक QR कोड को जो है स्कैन करोगे तो आपकी फ़ोटो जो है CM के साथ आ जाएगी, ठीक है। इससे CM का कहना है कि जो लोग हैं उनमें एंथुसियाज्म जो है वो बढ़ेगा और इंटरेक्शन जो है सरकार के साथ वो बढ़ेगी, ठीक है। और इसको जो पूरा कर रहे हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो इसको पूरा कर रहा है। तो इस योजना को शुरू करके जो है सरकार लोगों से जो है कनेक्शन बनाना चाह रही है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आपके एरिया में कोई ना कोई नेता आता है तो बच्चे या कोई भी व्यक्ति उनके साथ जब फ़ोटो खिंचवाता है तो काफ़ी टाइम जो है सोशल मीडिया पे उसको लगाए रखता है या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे उसको लगाता है, जिससे क्या होता है जो बॉन्ड है लोगों का वो सरकार के उस नेता के साथ जो है वो अच्छा बन जाता है। और यही करने की कोशिश की जा रही है इस इनिशिएटिव के द्वारा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर बेस, जिसकी फुल फॉर्म है MOPSW की ये फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर बेस, फॉर ए रिवरिन बेस्ड टूरिज्म सर्किट। रिवर बेस एक टूरिज्म सर्किट जो है ये बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग रिवर जो हैं वो एक सर्किट सा बना रही हैं और इन सब में जो है टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो चलाई जाएंगी। इसमें ये जो रिवर है ये है ब्रह्मपुत्र और बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे एक रिवरिंग सर्किट जो है बनाया जाएगा, किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। और असम सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस है ये बाकी सबके साथ जो है MOU जो है वो साइन करेगी, ठीक है। तो रिवरिन जो है सर्किट बनाने के लिए आपका असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है जी। ये थी ये न्यूज़। अब उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम है सागरमाला। तो सागरमाला क्या है? तो सागरमाला एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसका बेसिकली स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट करने का जो मेन इसकी थीम थी वो थी कि जितनी भी हमारी भारत का ये तटीय क्षेत्र है, जो कि तट मतलब कि कोस्टल लाइन जो है समुद्र के साथ जो एरिया है जिसकी लेंथ जो है 7516 किलोमीटर है, उसके अलॉन्ग जो है क्या करेंगे ये इन सबको जो है रोड से कनेक्ट कर देंगे सारे के सारे हमारे पोर्ट्स को। तो ये है सागरमाला। और नेक्स्ट है सागरत समृद्धि योजना जो है वो भी जो है अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सागर तट समृद्धि योजना उन्होंने रिलीज़ की है उनके एक विज़न में, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 जो कि 2021 में लॉन्च की गई थी। अब इसमें जो है कोस्टल एरिया जो नेशंस के हैं उसमें जो चैलेंज हैं या एम है उनका मेनली एम क्या है तो वो देखें तो वो है कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना, कोस्टल टूरिज़्म डेवलप करना और कोस्टल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट वो है की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गॉट परमिशन फ्रॉम द
सुप्रीम कोर्ट टू एक्स द खैर ट्रीज ऑन द गवर्नमेंट लैंड इन 10 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। तो ये किसको मिली है परमिशन? तो ये मिली है आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार को। तो खैर की खेती जो है खेती तो नहीं की जाती है, इनका कटान होता है, ठीक है। तो ये कटान जो है इसकी परमिशन मिल गई है आपकी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ एंड कुटलैहड़ में। अब ये बेसिकली क्यों मिली है? ड्यू टू सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है वो है फेलिंग ऑफ खैर ट्रीज वाज बेटर फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि जो खैर के पौधे हैं वो क्या हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए, उनकी कटाई अगर नहीं की जाती इस समय पे तो वो वैसे ही लकड़ी जो है ख़राब हो जाएगी। तो उसको ख़राब करने की बजाय जो है उसको बेटर तरीके से मैनेज किया जाए, कटाई कर ली जाए, जिससे कि सरकार को जो है कुछ आमदनी होगी और जो आपके खैर है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस वजह से इसे जो है सिल्वीकल्चरल फेलिंग जो है वो बोला जाएगा कि मतलब कि बेटर मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट को जो है वो कटाई की जाएगी। और खैरों से एक चीज़ जो निकलती है जिसका नाम है कत्था, और कत्था जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? बहुत ज़्यादा दवाइयों को बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये खैर से जो है ये एक्सट्रैक्ट किया गया एक एलिमेंट है। और खैर जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जो है रूरल में काफ़ी बूस्ट करता है। इनकी कटाई से जो है लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है, पैसा मिलता है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो रूरल एरियाज़ जैसे कि कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन एंड हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इनको जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो दे दिया गया है IIT मद्रास को, और साथ में एक देश है इजराइल। इन दोनों को बोला गया है कि आपने एस्टेब्लिश करना है सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी जो है ये एस्टेब्लिश करेंगे, और ये एस्टेब्लिश करके होगा क्या? तो सीरिया जो है बेसिकली और आपकी IIT मद्रास, ये दोनों मिलके इंडिया में एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है चलाएंगे, जिसके लिए एक सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी जो है ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों देश मिलके जो है एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे, जो वाटर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी उसको ही अप्लाई जो है यहाँ पे किया जाएगा। और ये पायलट बेसिस पे जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपके पास, रिसेंटली इन विच स्टेट यूनिवर्सिटी मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ लॉन्च्ड सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5। तो ये की गई है महाराष्ट्र में। ये इसका 5वां चरण है सागर परिक्रमा का, और ये जो है मुंबई, ठीक है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से स्टार्ट होगा, ठीक है, 17 मई को, और 19 मई को गोवा में जो है ये एंड हो जाएगा सागर परिक्रमा यात्रा फेज़ 5। अब बात करते हैं सागर परिक्रमा, ये स्टार्ट किसने किया था? ये किया था मिनिस्टर जो है हमारी यूनियन परषोत्तम रूपाला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इनके पास है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर जो है ये हैं। तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, हरी झंडी दी। उसके बाद इस यात्रा से अगर देखें सागर परिक्रमा से, तो इसके 4 फेज़ पहले ही पूरे हो चुके हैं। और इस फेज़ में जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है इश्यूज़ किनके? फिशरमैन के, स्टेक होल्डर्स एंड एंश्योर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो फिशरमैन की जो है इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ठीक है। इसके पहले ही 4 चरण या फेजेस जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें जो है 19 लोकेशंस कंप्लीट हो गई हैं, जो कि कहाँ पे हैं? गुजरात, दमन एंड द्वीप, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर बात की जाए आपकी महाराष्ट्र की, सॉरी, ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। अब न्यूज़ जो है आपकी वो है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर अंडरटेकिंग 2 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो 2 जो है बहुत ही हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी पे होगा, इस तरह के 2 जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से देशों के द्वारा? तो भारत जो है वो चला रहा है कहाँ पे? नेपाल में। तो नेपाल में 2 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, ठीक है जी। और अगर नेपाल में बात की जाए तो नेपाल में हाल ही में वहाँ के
राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है रामचंद्र पौंडेला। ठीक है, रामचंद्र पौंडेला, ये वहाँ के लेटेस्ट जो है राष्ट्रपति ने चुना गया है। और हमारे यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेपाल इलेक्शन के समय वहाँ के क्या थे, नेपाल इलेक्शंस के जो हैं इनकी देखरेख में हुआ है, मतलब कि ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर थे फॉर नेपाल्स इलेक्शन। ठीक है, और एक ट्रेन जो है जिसका नाम है भारत गौरव, ये चलाई गई है भारत और नेपाल के बीच। तो ये कुछ एक न्यूज़ थी नेपाल के बारे में। अब बात करते हैं दो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दो प्रोजेक्ट कौन से हैं। सबसे पहले है मालागिरी शांति योगाश्रम, ये एक प्रोजेक्ट है, ये रामेछाप डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहाँ पे है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है केदार ज्योतिपुंजा मल्टीपल कैंपस। ठीक है, ये दोटी डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहाँ पे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बेसिकली क्या किया जाएगा, यहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो बहुत अच्छा किया जाएगा इन एरियाज़ में, और एजुकेशन सेक्टर पे जो है बहुत फोकस किया जाएगा। और नेपाली रुपीज़ में अगर अमाउंट की बात करें तो 80.33 मिलियन जो है यहाँ पे जो है इंडिया के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर रिसेंटली वन प्लेटिनम कैटेगरी अवार्ड इन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2023। तो एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन जो है 2023, इसमें क्या है, ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन में क्या है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बहुत कम की जा रही है, उसके लिए जो है एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने प्लेटिनम कैटेगरी का एक अवार्ड दिया है। तो ये किसे किसे दिया गया है, तो इन दोनों को ही जो ये अवार्ड है दिया गया है, मतलब केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये दोनों जो एयरपोर्ट हैं वो कहाँ पे हैं, तो ये दोनों जो हैं बेंगलुरु कर्नाटका में हैं। तो अगर बात की जाए कर्नाटका की, कर्नाटका ने जो है अभी हाल ही में क्या चलाया है, 108 जो है नम्मा क्लिनिक्स जो हैं वो चलाए हैं। 108 कौन से क्लिनिक, नम्मा क्लिनिक्स। ठीक है, नम्मा क्लिनिक्स जो हैं वो चलाए हैं। और एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ठीक है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे है, आपकी कर्नाटका में है। ठीक है जी। और कर्नाटका सरकार ने अपने बच्चों के रोजगार के लिए एक पोर्टल, स्किल पोर्टल चलाया है, और वो पोर्टल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किल पोर्टल जो कि जॉब्स के लिए लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है जी, तो ये सारी न्यूज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अब ये दो एयरपोर्ट हमने बता दिए, दोनों को ही जो है प्लेटिनम अवार्ड मिला है ग्रीन कैटेगरी में, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जिसको KIA बोला जाता है, और मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, MIA जिन्हें कहा जाता है। MIA जो है मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिलियन पैसेंजर और उससे कम पैसेंजर्स को जो है वो एक साल में मतलब कि यहाँ पे 8 मिलियन पैसेंजर जो हैं आते जाते हैं। तो इसमें जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट जो है वो बना है MIA, और KIA जो है वो 15 से 35 मिलियन पैसेंजर पर एनम के केस में जो है वो आपका क्या बना है, प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। ठीक है, ये दोनों बने हैं। और ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2023 के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक एलिमिनेशन। ठीक है, अब इन दोनों में जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है एलिमिनेट की जा चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर विद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड टू इंस्टॉल द नेवल वर्जन ऑफ लेंजा एन 3D ऑन द इंडियन नेवीज डिस्ट्रॉयर शिप। तो इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप है, वहाँ पे एक वर्जन जो है एम्प्लॉय किया गया है जिसका नाम है लेंजा एन 3D। अब लेंजा एन 3D जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक रडार सिस्टम है, और ये कौन सी कंट्री का है, ये है स्पेन का।
जो हमारी कंट्री में जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा डिप्लॉय किया जाएगा हमारे डिस्ट्रॉयर शिप पे। तो ये हमारे पिक्चर में देख सकते हैं डिस्ट्रॉयर शिप हैं, इनके ऊपर लेंजा एंड 3D जो है वो लगाया जाएगा। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। अब अगर बात करें तो स्पेन में जो कंपनी है इंदिरा सिस्टम्स, ठीक है, मैड्रिड बेस्ड ये कंपनी है और ये किसके साथ कोलैबोरेट हुई है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। और ये इन्होंने सिखाया है इनको लेंजा एंड 3D को इंस्टॉल करना, ठीक है। लेंजा एंड 3D जो है वो एक रडार सिस्टम है जो कि 254 नॉटिकल माइल्स, अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 450 किलोमीटर्स तक जो है वो सर्विलेंस कर सकती है या उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है जो भी इतने दूरी पर होगा, ठीक है। तो क्या किया, लेंजा रडार जो है वो लगाए गए हैं किसकी जगह? ELM 2248 को भी हटा दिया गया है, ये पहले के रडार सिस्टम थे, और RAWL 02LW08 को भी हटा दिया गया। ये दोनों रडार हैं, इनकी जगह किसे लगा दिया है? लेंजा। और ये जो रडार सिस्टम था ये किस पे था? कोलकाता क्लास नेवल शिप पे। अब इसकी जगह कोलकाता क्लास नेवल शिप में लेंजा रडार जो है लगा दिए गए हैं, और दूसरा है विशाखापट्टनम क्लास, इसमें भी लेंजा रडार जो है वो लगा दिए गए हैं। तो इन दोनों जो है डिस्ट्रॉयर शिप पे लेंजा 3N रडार जो हैं लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड पैच रिपोर्टिंग ऐप टू पोर्ट होल्स। तो जो भी गड्ढे पड़े होते हैं उनके लिए जो है आपकी एक ऐप चलाई गई है, और ये किसने चलाई है? तो ये चलाई है आपकी उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक है। और उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्पक कुमार धामी, उन्होंने ये ऐप जो है वो चलाई है। अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड के अभी करंट में हाल ही में न्यूज़ में रही है, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम चला दी है अपने सिल्क ग्रोअर्स के लिए। तो सिल्क जो पैदा करते हैं, वो सिल्क नहीं लिखा गया, सिल्क ग्रोअर, जो भी सिल्क को पैदा करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम जो है वो उत्तराखंड ने चला दी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कॉरिडोर या इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है वो उत्तराखंड बना रहा है। इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है वो उत्तराखंड बना रहा है, ठीक है। और ये कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है। और उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है डस्ट लिंक। ये भी उत्तराखंड में हो रही है डस्ट लिंक। ये तो आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और इन्होंने एक एंटी कोपिंग लॉ जो है, एंटी कॉपी लॉ जो है वो पास कर दिया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, ठीक है जी। अब ये जो है आपने ऐप पढ़ी थी पैच होल रिपोर्टिंग ऐप, उत्तराखंड के CM के द्वारा, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने लॉन्च की है। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे भी गड्ढे होंगे इस ऐप के थ्रू उसकी पिक्चर को क्लिक करके इस ऐप में अपलोड कर देंगे और ये कंप्लेंट जो है ऑटोमेटिकली PWD डिपार्टमेंट जो है उत्तराखंड का वहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डिवेस्टेटेड बाय साइक्लोन मोचा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मोचा जो साइक्लोन है वो कहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है म्यांमार। आपसे ये भी पूछ सकता है कि म्यांमार में कौन सा साइक्लोन आया है, तो आप लिखेंगे मोचा। और भारत ने उनकी हेल्प के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो वो दैट इज़ ऑपरेशन करुणा। वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं सूडान में अभी दोनों ही फोर्सेस उनकी लड़ाई हो गई थी, वहाँ से कुछ भारतीयों को जो है लेके आए थे इंडिया, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था कावेरी, ठीक है, कावेरी ऑपरेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट जो हमने ऑपरेशन अभी हाल ही में किया है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन से लोगों को लाने के लिए एक ऑपरेशन जो है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, वो भी किया गया। तो ये ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन करुणा आपको याद होने चाहिए किस चीज़ के लिए किए गए थे और ये कहाँ, मतलब कि कौन से देश में किए गए, कहाँ से भारतीयों को लाने के लिए ये काम जो है किया गया। अब ऑपरेशन करुणा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन करुणा में बेसिकली वहाँ म्यांमार में जो लोग हैं साइक्लोन मोचा से प्रभावित है, उनकी हेल्प के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें जो 3 इंडियन नेवी शिप हैं वो रिलीफ मटेरियल जो है यंगून
म्यांमार की कैपिटल वहाँ पे लेके जा रहे हैं, जिसमें फूड आइटम्स, टेंट्स, एसेंशियल मेडिसिन, वाटर पंप्स और पोर्टेबल जनरेटर्स, क्लोथ्स, सैनिटरी एंड हाइजीन आइटम्स जो हैं इसमें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और मोर देन 40 टन्स ऑफ HDR मटेरियल जो है वो INS शिवालिक और INS कमूरता और INS सावित्री जो है इनको इमरजेंसी जो फूड आइटम्स एंड टेंट्स ये सारा कुछ डिस्कस किया वो लेके जा रहे हैं। और चौथा जो इनका शिप है जिसका नाम है INS घड़ियाल, ये भी जो है वो कुछ मटेरियल लेके जा रहा है जो कि आपकी है इमरजेंसी मेडिसिन एंड मेडिसिन किट्स जो है आपके ऑपरेशन करुणा के अंडर म्यांमार में जो है भारत के द्वारा ली जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपनी चेयरमैन वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस शेवलियर दे लाल लीजन द ऑनर अवार्ड, मतलब कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। ये फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट जो है वो सम्मान है, ऑनर है जो किसी को दिया जाता है। और ये किसे दिया गया है, किसके चेयरमैन को दिया गया है, टाटा सन्स के चेयरमैन जो हैं एन चंद्रशेखरन, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्हें ये अवार्ड जो है मिला है। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इन्हें ये बेसिकली फ्रांस और हमारे भारत के बीच जो है कमर्शियल लिंक्स उनको फॉस्टर करने के लिए, मतलब इनको ग्रो करने के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा अवार्ड है और इस अवार्ड को जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, अब हाल ही में कुछ और अवार्ड भी दिए गए, उनके बारे में डिस्कस करें। सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है कोचिन पोर्ट को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, किसको, जयंत नार्लिकर को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है वो योगी आदित्यनाथ को दिया गया। बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड जो है यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन मीरा सियाल को जो है दिया गया। और लिपजिंग बुक प्राइज़ 2023 जो है वो रशियन पोइट मारिया स्टेपनोवा उनको जो है वो दिया गया। अब नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ द 12 मेंबर टास्क फोर्स टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग नो योर कस्टमर। तो आपको पता है KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर। तो जहाँ पे भी KYC आपसे पूछी जाती है आप क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड जो है उनको दिखा देते हैं। और आधार कार्ड जो है 12 डिजिट का एक नंबर है। और ये आधार कार्ड जो है किसके अंडर आता है, ये आता है UIDAI, मतलब कि यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो अब क्या किया गया, और ज़्यादा इजी करने के लिए नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स को और ज़्यादा इजी करने के लिए 12 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई और जिसके हेड जो है राकेश जोशी को जो है वो बनाया गया। अब बात करें तो ये जो आपकी IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है अंडर आती है। ठीक है, अब इन्होंने जो कमेटी एक गठित की है नो योर कस्टमर की, तो मतलब कि IRDAI ने कमेटी गठित की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आती है। KYC के लिए ये कमेटी जो है वो बनाई गई है। ठीक है, अब इससे पहले जो था आधार के जो 12 डिजिट का नंबर है उसे जो है वो यूज़ किया जाता था आपके KYC नॉर्म्स की तरह। एट प्रेजेंट जो है UIDAI जो है सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको आधार लिंक करवा के उनको पहचान करने की परमिशन जो है वो देता है। तो अब कुछ नया आइडिया जो है सोचा जाएगा KYC नॉर्म्स के लिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं QR कोड से आप इजीली पेमेंट कर पाते हैं, पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ तरीका जो है ये कमेटी जो है फॉर्म करेगी और सामने लेके आएगी KYC नॉर्म्स को पूरा करने के लिए। और ये कमेटी जो है राकेश जोशी के द्वारा लीड किया जा रहा है इसमें, और ये जो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ IRDAI के जो कमेटी बनाई गई है उसके हेड हैं। नेक्स्ट है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गौरी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है गौरी लंकेश, डायरेक्टेड बाय कविता लंकेश। कविता लंकेश ने इसे बनाया है। इन्हें जो है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। कहाँ पे, 12th एडिशन हुआ है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये गोरी जो है ये बेसिकली एक मूवी है, किस पे बेस्ड है, ये आपके साउथ इंडियन जो है हिंदुज़म की एक स्टोरी है जहाँ पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के खिलाफ गौरी ने आवाज़ उठाई थी। और इसके बाद जो है जो स्टोरी में आपको बताया गया है इनकी पूरी कहानी, तो
इस वजह से इसको जो है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री ये मूवी बनी है, ठीक है। और ये जो है कमीशन की गई है भाई फ्री प्रेस अनलिमिटेड एम्स्टर्डम नीदरलैंड के द्वारा, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो आपके आईटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इनको हटा के जो है अर्जुन राम मेघवाल को जो है आईटी मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया है, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इन्हें एडिशनल ये पोर्टफोलियो भी जो है वो दे दिया गया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने किसे अपॉइंट किया है? प्रमोद भसीन एज इट्स न्यू चेयरमैन। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने बहुत अच्छी एक स्टार्टअप किया है। क्या किया है? पहल एक स्कीम लॉन्च की है। कहाँ पे? एट गवर्नमेंट यूपी सैनिक कॉलेज जो है सरोजनी नगर में, वहाँ से ये पहल के अंडर किया क्या जाएगा कि जो भी आईआईटी कानपुर के जो अध्यापक हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन देंगे यहाँ से, जो कि लोगों को, जो बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में, उनको जो है लाइव जो है ऑनलाइन जो है वो पढ़ाएंगे। और ये इनिशिएटिव जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रूरल एजुकेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं होती है शहरों के मुकाबले। तो इसको जो गैप है उसको भरने के लिए जो है चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर, उन्होंने एक स्टार्टअप किया है, दैट इज़ योर पहल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई क्लास। और जल्द ही जो है बाकी के करंट अफेयर्स 25 के और 26 के कल आपको मिल जाएंगे डेली, ठीक है जी। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई क्लास। दैट्स ऑल फॉर द डे।